सेल भी ना किसी को मौका पा के चेंज कर लें, बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रहा है। अभी पीछे अभी मार्जिन है, आप कर सकते हैं। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग साथ साथ पढ़ रहे हैं और कंपनी लॉ ही पढ़ रहे हैं। आपने कहा सच भी हो जाएगा कि हम पढ़ रहे हैं, सर का भी दिल रखा जाएगा। तो आप लोग सी लॉ पढ़ रहे हैं और कल हम लोगों ने सी लॉ का सबसे डेंस चैप्टर किया था जिसमें मैथ्स पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा वॉल्यूम और नंबर हैं 15, 17, 18 के करीब। तो 6, साढ़े 6 सफ़े जिसमें से ट्यूटर नोट्स अगर निकाल दें तो 5.5 सफ़े में आपके 15 से 18 नंबर तकरीबन औसतन कह दें। तो आई होप कि वो तो आप लोगों ने घोल के पी लिया होगा, उसे तो बार बार लिख लिया होगा, उसको तो बार बार देखा होगा, जज्बाती हो गए होंगे, उसके सफ़े अपनी दीवार पे जगह जगह चिपका दिए होंगे। उठे इस दीवार से टकराए, एक टॉपिक नज़र आ गया, उस दीवार पे टकराए वॉलंटरी वाइंडिंग अप, उस दीवार पे टकराए अंडर सुपरविजन, सोने लगे ऊपर से सफ़े गिर गए वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, उठे तकिए के नीचे से जो है वो आपने जो है वो कंट्रीब्यूटरीज की डेफिनेशन निकाल ली। तो जब ये लेवल आएगा ना, फिर पेपर पास होने से रोक ही कोई नहीं सकता। अगर ये लेवल आ जाए, प्रॉब्लम ये है कि ये वाला लेवल आता नहीं, और आता भी है तो पेपर के आसपास आप अचानक से एक ऐसा बखेड़ा पाल लेते हैं कि जिसके बाद फिर पेपर ख़राब हो जाता है। अचानक से आपके घर में कोई शादी आ जाती है, अचानक से आप उसकी सारी इंतज़ामी उमूर संभालना शुरू कर देते हैं। अच्छा, शादी आपको तकलीफ़ देती या ना देती, आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि चूँकि मेरे घर में शादी आ गई थी तो मैं पढ़ कैसे सकूँगा। आपको पढ़ने के लिए मौका भी मिलता है, लेकिन आप सोचते हैं कि अरे शादी ना होती घर में तो मैं बहुत पढ़ रहा होता। सारे घर वाले सो रहे होंगे, टाइम आपके पास बहुत होगा, लेकिन आप बार बार ये सोच रहे होंगे कि घर में शादी ना आई होती ना तो मैं पढ़ रहा होता। तो पेपर से पिछले महीने ऐसे मज़े के एक्सक्यूज़ होते हैं लोगों के पास, ठीक है। तो कॉलेज जो है वो ज़ाहिर है आपको एक टाइम पे छोड़ देता है कि भाई अब आप अपने तौर पे अपनी तैयारी करो, और आप उस टाइम पे अपनी तैयारी जो है ना वो भी सही से नहीं करते। तो फिर कई दफ़ा कॉलेज वाले कहते हैं कि जब आप तैयारी नहीं कर रहे तो आपको साथ साथ पढ़ाते रहें। तो फिर हम ये है कि आपकी क्लासें ख़त्म होने के बाद क्रैश कोर्स, रिवीजन क्लास, इस तरह से कहीं ना कहीं आपको एंगेज रखने की कोशिश करते हैं। तो बस कोशिश करें कि कोई भी थके हुए बहाने की वजह से पेपर ख़राब ना हो। मतलब बहाना हो तो एक ऐसी चीज़ हो कि हाँ भाई पाकिस्तान में हमला हो गया था, ठीक है, मतलब कोई इस लेवल की बात हो, आप कहेंगे जी आधा पाकिस्तान जल रहा था, 90% पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ था, ऐसा जलजला आ गया था जिससे आईकेप की बिल्डिंग 2 हिस्सों में टूट गई थी, मतलब कुछ इस तरह की कोई एक्सट्रीम एग्जाम्पल हो तो फिर तो एक्सक्यूज़ समझ भी आता है। घर वालों ने धनिया लेने भेज दिया था पेपर से 2 दिन पहले, तो मेरा मूड ख़राब हो गया था, मुझे उलझन आ रही थी, तो ये थकी हुई रीज़न नहीं है। अच्छा, अब आप बड़े हो गए हैं तो अब आप ऐसी रीज़न देते हुए खुद को भी गंदा सा लग रहा होता है। तो अब आपके बचपन के बहाने भी ख़त्म हो गए, अब एक ही काम हम कर सकते हैं, पढ़ाई, वो काम शुरू करते हैं। वाइंडिंग अप आपने समझी, और हमने ये देखा कि वाइंडिंग अप में सारी डिस्कशन ही वाइंडिंग अप बाय कोड के ऊपर ठहरी। जज़ाकल्लाह। अब हमारे इस चैप्टर पे चैप्टर 6, 7, 10 का ये पोर्शन है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है और आईकेप को थोड़ा पसंद भी है। ये इसकी वेटेज 20 से 25 नंबर की है। आईकेप को इस तीनों चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो चैप्टर पसंद है वो ये वाला है, इन्वेस्टमेंट इन डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। एक तो पहले इसकी अलग अलग कंपोनेंट है, उनको समझना है, फिर उन कंपोनेंट्स को आपस में एक दूसरे से डिफरेंशिएट भी करना है। टेक्निकली इसमें 4 एरियाज़ हैं। अगर मैं इसको ब्रेकअप करना चाहूँ तो दैट इज़ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, इससे रिलेटेड डिस्कशन है। देन अदर रूल्स दिए हुए इन्वेस्टमेंट्स के, फिर एक कॉन्सेप्ट है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, और फिर एक कॉन्सेप्ट है रिलेटेड पार्टी। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये और ये आपस में मिक्स भी हो जाते हैं। पहले हम इनको तोड़ के अलग से पढ़ेंगे, फिर मैं बाय द एंड ऑफ लेक्चर इन सब के दरमियान डिमार्केशन बताने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ताला कि इन सब में एक दूसरे से फ़र्क क्या है, और पेपर में सिचुएशन आए तो आपने कब ऊपर वाली में क्लासीफाई करना है और कब नीचे की 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई करना है।
डन। लेकिन उसके लिए पहले हमें इनकी समझ होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट सबसे ज़्यादा जो जद्दोजहद है वो इस वाले टॉपिक के ऊपर होती है यहाँ, और ICAP को काफ़ी पसंद भी है। हम पढ़ने लगे हैं एसोसिएटेड कंपनीज़ या एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स में इन्वेस्टमेंट के क्या रूल्स हैं। एसोसिएटेड कंपनीज़ या एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स में इन्वेस्टमेंट के क्या रूल्स हैं। तो पहले हमें समझना होगा ये एसोसिएटेड कंपनीज़ और अंडरटेकिंग्स क्या चीज़ होती है, वो कौन सी कंपनियां होंगी, वो कौन से इदारे होंगे जिनको आपस में एसोसिएट बोलेंगे। कंपनी कहते हैं कंपनी लॉ वाली कंपनी को, अंडरटेकिंग कहते हैं किसी भी तरह के बिजनेस को। तो ये डेफिनेशन सिर्फ एसोसिएटेड कंपनी के बारे में नहीं बता रही, एसोसिएटेड बिजनेसेस के बारे में भी बता रही है। तो अगर पेपर में सवाल आए और एक कंपनी और दूसरा एक बिजनेस हो, तो आप उन दोनों के दरमियान अगर ये शराइत पूरी हो रही हो तो उनको आपस में एसोसिएट कह सकते हैं। दो इदारे आपस में एसोसिएट कैसे होते हैं? चार में से किसी भी एक शर्त से। नंबर 1, होल्डिंग एंड सब्सिडरी। होल्डिंग, दो इदारे आपस में एक दूसरे के एसोसिएट हों, इसके पीछे एक शर्त है कि अगर वो होल्डिंग सब्सिडरी हैं तो वो खुद ब खुद एसोसिएट बन जाएंगे। यानी अगर एक कंपनी होल्डिंग है और दूसरी कंपनी सब्सिडरी है तो ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? एसोसिएट कहलाएंगे। तो ये तो सबसे आसान निशानी हो गई, ये तो पेपर में हम फौरन से पिक कर लेंगे। नंबर 2, अगर वो अंडर कॉमन मैनेजमेंट आते हैं, अंडर कॉमन मैनेजमेंट आते हैं। अगर 2-3 इदारे हैं उनकी होल्डिंग एक ही कंपनी है तो ये कॉमन होल्डिंग के अंडर आ रहे हैं। अगर 5 ब्रांचेज हैं और पांचों ब्रांचेस के ऊपर ओनर एक है तो ये कॉमन होल्डिंग। इसका मतलब है कि अंडर कॉमन मैनेजमेंट का मतलब है एक ही बिजनेस की कई ब्रांचेस, एक ही बिजनेस के कई डिवीजन, एक ही सेटअप के 3 बिजनेस, एक ही कंपनी के 3 प्रोजेक्ट्स, एक ही ग्रुप ऑफ कंपनीज के 5-6 कंपनियां। तो जब भी कुछ इदारे कॉमन मैनेजमेंट के अंडर आते हैं तो हम उनको कहेंगे कि ये आपस में क्या है? ये एसोसिएटेड कंपनीज हैं, अगर वो कंपनियां हों। और अगर कुछ कंपनियों कुछ इदारे हों या सारे के सारे इदारे हों, एसोसिएटेड अंडरटेकिंग। तो 2 इदारे एसोसिएट कब होंगे? जब एक होल्डिंग हो एक सब्सिडरी हो, या दोनों कॉमन मैनेजमेंट के अंडर आते हो, या एक मुदारबा हो और एक मुदारबा कंपनी हो। एक मुदारबा हो और एक मुदारबा कंपनी। अब ये मुदारबा क्या होता है? इस्लामिक फॉर्म ऑफ बिजनेस। नॉर्मली क्या होता है कि एक पार्टनरशिप होती है 2 बंदों के दरमियान और दोनों बंदे मिलकर काम कर रहे होते हैं। मुदारबा एक इस्लामिक पार्टनरशिप है जिसमें कॉमनली एक बंदा कैश लेके आता है, एक बंदा स्किल्स लेके आता है। तो ये एक इंडिविजुअल है, ये एक इंडिविजुअल है, इसने पैसे प्रोवाइड किए, इसने स्किल्स प्रोवाइड की। जो पैसे वाला है उसको हम कहते हैं रब्बुल माल, पैसे का मालिक, रब मालिक को कहते हैं। तो रब्बुल माल पैसे का मालिक, और स्किल्स लाने वाले को हम कहते हैं मुजारिब। इसको मुदारिब या मुजारिब दोनों तरह से बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश में जो है वो उस तरह से प्रोनाउंसिएशन नहीं होती, तो इसलिए मुदारबा या मुजारबा दोनों वर्ड्स तकरीबन एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो ये मुजारिब है जो स्किल्स प्रोवाइड कर रहा है, और ये रब्बुल माल है जो पैसा प्रोवाइड कर रहा है। तो इस इंसान ने पैसा दिया, इसने स्किल्स प्रोवाइड की, इन्होंने मिलके एक बिजनेस किया, इस बिजनेस को मुदारबा कहते हैं। इस बिजनेस को मुदारबा कहते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर एक सर्विस प्रोवाइडर और एक कैश वाला मिल के एक इस्लाम में एक बिज़नेस कर रहे हैं, एक ऐसा बिज़नेस जो कि इस्लाम के अगेंस्ट नहीं है, बिज़नेस कुछ भी हो सकता है, ये कुर्सियाँ बेचने का बिज़नेस हो सकता है, ये कैमरे बेचने का बिज़नेस हो सकता है, ये कोई भी किसी भी तरह का बिज़नेस हो सकता है। एक मुदारिब और एक रब्बुल माल ने मिल के एक सेटअप बनाया। रब्बुल माल भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, मुदारिब भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर एक ऐसा अरेंजमेंट हो जिसमें कुछ सर्विस प्रोवाइडर हो, कुछ कैश प्रोवाइडर हो, और वो मिल के एक नया बिज़नेस शुरू करें, ये नया बिज़नेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ना इसका इससे ताल्लुक है ना इसका इससे ताल्लुक है। ये ज़रूर स्किल प्रोवाइड कर रहा है, ये ज़रूर पैसे प्रोवाइड कर रहा है, बट ये अलग इंसान है, ये अलग इंसान है, और ये बिज़नेस अलग इंसान है। तो मुदारबा उस बिज़नेस को कहते हैं जिसमें एक कम से कम एक सर्विस प्रोवाइडर और कम से कम एक कैश प्रोवाइडर होता है। अब अक्सर कंपनियां क्या होती हैं? अक्सर कंपनियां मुदारबा कंपनियां होती हैं। उनको अगर एक काम बड़ा अच्छे तरीके से करना आता है ना, तो उस बिज़नेस के बहुत सारे मुदारबे लॉन्च करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसको फर्नीचर में बड़ी अच्छी डील करनी आती है, तो उन्होंने सोचा कि सिंगापुर में भी कंपनी शुरू करें। उन्होंने
मार्केट में आवाज़ लगा दी कि हम सिंगापुर में एक शुरू करने लगे हैं कुर्सियों का बिजनेस, वो एक मुदारबा होगा, तो आप में से जो पैसे देना चाहता है पैसे दे दे। लोगों ने पैसे दिए, इन्होंने लोगों के पैसे पकड़ के दूसरे मुल्क में वो काम शुरू किया, इन्होंने स्किल्स प्रोवाइड की, पैसा लोगों का था, इन्होंने चला के दिया, खुद भी प्रॉफिट कमाया, उनको भी कमा के दिया। तो पाकिस्तानी कंपनी मुदारबा कंपनी है, और जो उसने दूसरे मुल्क में सेटअप शुरू किया है वो मुदारबा है। इसका मतलब है ये मुदारबा कंपनी है और ये, तो ये भी एक अंडरटेकिंग है और ये भी एक अंडरटेकिंग है। तो रूल ये है कि कोई भी मुदारबा और उसको चलाने वाली मुदारबा कंपनी हमेशा आपस में क्या होंगे, एसोसिएट होंगे। तो हम सबसे पहले समझ रहे हैं कि एसोसिएट किसे कहते हैं। तो हमने कहा होल्डिंग सब्सिडियरी हमेशा एसोसिएट्स हैं, जो कॉमन मैनेजमेंट में वो हमेशा एसोसिएट हैं, और मुदारबा कंपनी हमेशा एक दूसरे के एसोसिएट होंगे। मैं यहाँ पे रुक के एक दफ़ा सवाल लेना चाहूँगा, क्या मुदारबा और मुदारबा कंपनी का मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? ठीक है। इसमें मज़ीद गहराइयाँ हैं कि मुदारबा कंपनी कैसे बनती है, वो कितना इन्वेस्ट करती है, क्या रब्बुल माल भी शेयर्स ले सकते हैं, नहीं ले सकते, इसके शेयर्स क्या होते हैं, सर्टिफिकेट होते हैं, कैसे डिवाइड होते हैं, बहुत सारी कहानी है। बट हमारे सिलेबस में हल्का सा एक लाइन में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, तो मैंने उस लाइन को ज़रा ज़्यादा एलेबोरेट करके आपको पिक्टोरियली समझा दिया है कि चीज़ क्या है। तो मुदारबा कंपनी क्लियर है। चौथा ये है कि उसमें जो एक शख्स है, एक कॉमन पर्सन होना चाहिए, एक कॉमन पर्सन हो इन बोथ। ये वाला पॉइंट किताब में ऐसे नहीं है, मैं समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ। कॉमन पर्सन इन बोथ, दोनों में कॉमन पर्सन हो, और वो कॉमन पर्सन कुछ बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो। स्ट्रॉन्ग पोजीशंस 4 हैं, ओनर, पार्टनर, डायरेक्टर, या कम से कम 20% का शेयर होल्डर। अगर एक शख्स किसी एक इदारे का ओनर है और दूसरे इदारे में उसके पास 20% शेयर्स हैं, तो चूंकि वो एक जगह इदारे में इन 4 तगड़ी पोजीशन में से किसी एक पोजीशन पे है, और वही शख्स दूसरे इदारे में भी तगड़ी पोजीशन में से एक पे है, तो ये दोनों इदारे इस बंदे की वजह से आपस में एसोसिएट हो जाएंगे। अगर एक कॉमन पर्सन किसी एक इदारे में इन 4 में से किसी पोजीशन पे है, वही इंसान, एग्जैक्टली वही इंसान किसी दूसरे इदारे में भी इन 4 में से किसी पोजीशन पे हो, तो दोनों इदारे इस बंदे की वजह से आपस में एसोसिएट हो जाएंगे। तो ये शख्स एक फर्म में पार्टनर है और एक कंपनी में डायरेक्टर है, तो फर्म और कंपनी आपस में एसोसिएट हो गए। इसका अपना एक कपड़े का बिजनेस है और एक बिजनेस में उसके 35% शेयर्स हैं, तो जहाँ 35% शेयर्स हैं और जो उसका अपना बिजनेस है वो आपस में एसोसिएट हो जाएंगे। तो ये रूल है, ये रूल समझ आ रहा है जी। अब ये शेयर्स जो है ये नॉर्मली वोटिंग राइट वाले काउंट होते हैं, जिसकी वजह से उसको कंट्रोल मिल जाता है। फिर ये शेयर्स डायरेक्ट भी काउंट होते हैं, इनडायरेक्ट भी काउंट होते हैं, यानी कि ये खुद खरीद ले या माइनर चाइल्ड या स्पाउस के थ्रू खरीद ले। माइनर चाइल्ड आपको पता है, बच्चा, छोटा बच्चा जो 18 साल से कॉमनली छोटी एज का है, और स्पाउस का मतलब शरीक हयात, मियाँ या बीवी। तो अगर एक बंदा खुद और अपनी बीवी के साथ, या एक बंदा खुद और अपने शौहर के साथ, यानी कि दोनों जेंडर्स पे अप्लाई होगा, स्पाउस का मतलब है शरीक हयात, तो एक बंदा खुद और उसका शरीक हयात मिल के भी अगर शेयर 20% से ऊपर खरीद लें, तो हम कहेंगे कि उस बंदे के पास 20% से ऊपर आ गए। तो डायरेक्टली एंड डायरेक्टली 20% अगर शेयर्स हैं, तो ये दोनों इदारे आपस में क्या हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे। अब लॉ बेचारे को ये सारी बातें बताते हुए थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसने एक एक लफ्ज़ को बड़ा चबा चबा के बताना होता है और ध्यान करना होता है। अनफॉर्चुनेटली चूँकि डेफिनेशन है तो हमें याद करनी पड़ती है। डेफिनेशन क्या है एसोसिएटेड कंपनी अंडरटेकिंग की? 2 और मोर कंपनीज या अंडरटेकिंग्स इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर इन फॉलोइंग मैनर। इन फॉलोइंग मैनर में से किसी तरीके से इंटरकनेक्टेड हैं तो हम उनको कहेंगे वो एसोसिएट हैं। इफ़ कंपनीज और अंडरटेकिंग आर अंडर कॉमन मैनेजमेंट, अगर ये कॉमन मैनेजमेंट कंट्रोल के अंडर आती हैं। नंबर 2, इफ़ वन इज सब्सिडरी ऑफ अनदर। तीसरा, इफ अंडरटेकिंग इज मुदारबा मैनेज बाय द कंपनी, अगर अंडरटेकिंग मुदारबा है और उसको एक मुदारबा कंपनी चला रही है तो वो दोनों आपस में एसोसिएट हैं। फिर चौथा रूल, इफ अ पर्सन इज ओनर या पार्टनर या डायरेक्टर ऑफ कंपनी अंडरटेकिंग, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में लिखा है स्पाउस माइनर चिल्ड्रन, होल्ड और कंट्रोल शेयर्स कैरिंग नॉट लेस देन 20% ऑफ वोटिंग पावर इन सच कंपनी और अंडरटेकिंग। बेचारों को बार बार कंपनी और अंडरटेकिंग भी बोलना पड़ा है, क्योंकि लॉ तो दोनों को साथ लेके चल रहा है। तो अगर एक शख्स ओनर, पार्टनर, डायरेक्टर हो किसी भी कंपनी या इदारे में, और कम से कम 20% डायरेक्टली इनडायरेक्टली वोटिंग पावर वाले शेयर्स हों उसके पास उस कंपनी या इदारे में, सांस लिया, इज ऑल्सो है, क्या है, ओनर या पार्टनर या डायरेक्टर या फलाना फलाना करके सारी बातें वो करके इन दैट अदर कंपनी और अंडरटेकिंग। तो अगर एक शख्स किसी एक कंपनी में इन 4 पोजीशन में है और वही शख्स किसी दूसरे इदारे में या कंपनी में इन 4 में से किसी पोजीशन पे है, इस कॉमन बंदे की वजह से वो दोनों इदारे आपस में
एसोसिएट हो जाएंगे। ये रूल सबको समझ आ रहा है? पक्का, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? अब इस रूल की कुछ एक्सेप्शंस हैं। ये रूल है जिसमें हमने कहा डायरेक्टर या 20% शेयर्स। डायरेक्टर वाले रूल में दो एक्सेप्शंस हैं, गवर्नमेंट नॉमिनी और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। दो तरह के डायरेक्टरशिप से आप एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन को पूरा नहीं कर सकेंगे। यानी अगर एक शख्स गवर्नमेंट की तरफ से 3 कंपनियों में नॉमिनी है तो वो तीनों आपस में एसोसिएट नहीं होंगी, हालांकि वो बंदा तीनों में डायरेक्टर है। तो अगर आप डायरेक्टर इस वजह से हैं कि आप गवर्नमेंट की तरफ से नामजद डायरेक्टर हैं, अपनी ज़ाती वजह से नहीं है, तो फिर आपका वो रिलेशन कंपनियों को आपस में एसोसिएट नहीं करवाएगा। इसी तरह से अगर आप एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चैप्टर 3 में बहुत तसल्ली से हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला कि वो एक बंदा बाहर से आता है, वो कंपनी की सिर्फ मीटिंग अटेंड करता है, उसका कंपनी से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता। तो अगर आप 2-3 कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं तो वो कंपनी आपस में एसोसिएट नहीं होंगी। या आप एक इदारे के मालिक हैं और दूसरी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं तो वो कंपनी और इदारा आपस में एसोसिएट नहीं होगा। इसी तरह जो शेयर वाला रूल है इसकी भी 2 एक्सेप्शन है, CDC और ICP, इसको PIC भी बोलते हैं, फिर NIT भी बोल देते हैं। शेयर्स वाला रूल, शेयर्स खरीदने से आप जो है वो एसोसिएट बन जाते हैं। अगर एक इंसान या कंपनी के पास 2-3 कंपनियों के शेयर्स पड़े हुए हैं 20-20% से ऊपर, तो वो दोनों तीनों कंपनी आपस में क्या हो जाएंगी? एसोसिएट। माजी में किसी टाइम पे गवर्नमेंट के पास थोड़े पैसे हुआ करते थे, तो उस वक्त गवर्नमेंट अपने सरप्लस पैसे उठा के इन्वेस्ट कर दिया करती थी। कहाँ इन्वेस्ट करती थी? प्राइवेट सेक्टर में। यानी गवर्नमेंट तो अच्छी चल रही होती थी, उन्होंने कुछ कंपनियां बनाई हुई थी, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे और कुछ सेटअप थे, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, इसका नाम बदलता रहता है, कभी इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, कभी पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, अलग अलग ज़माने में। तो ये अलग अलग तरह के सेटअप थे जिसमें गवर्नमेंट अपना सरप्लस फंड डालती थी और वो उन पैसों से सैकड़ों कंपनियों के शेयर्स खरीद लेते थे, ताकि कल को प्राइवेट सेक्टर पर रूज आए तो भी गवर्नमेंट को फ़ायदा हो और पब्लिक सेक्टर चले तो गवर्नमेंट को तो है ही है वहाँ पर। तो फिर उस वक्त क्या होता था, इन इदारों के पास सैकड़ों कंपनियों के शायद 20-20% से ऊपर शेयर्स होते थे। तो अगर हम कहें कि NIT एक इंसान है और उसने 200 कंपनियों के 20-20% से ऊपर शेयर्स खरीदेंगे तो फिर तो चलो वो सारी की सारी एसोसिएट हो गई। तो हम कहेंगे ये वाला मजाक नहीं है, ये जो गवर्नमेंट की इस तरह की कंपनी और इस तरह के इदारे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर ये 20% वाला रूल एप्लीकेबल नहीं है, उस इन्वेस्टमेंट से ये आपस में एसोसिएटेड नहीं कहलाएंगे। दूसरी एक्सेप्शन इसमें आ जाती है CDC की, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। पाकिस्तान में जितने भी शेयर्स फिजिकली ट्रेड हो रहे हैं, अगर उनको ऑनलाइन ट्रेड करना है तो सिर्फ एक ही सेटअप है आपके पास, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। पाकिस्तान में ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम, एक पूरा सिस्टम है जिसके अंदर जो है वो शेयर्स की ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है। मेरे पास 2000 शेयर्स पड़े हुए एक कंपनी के, अगर मैं चाहता हूँ मैं घर बैठ के ऑनलाइन ट्रेड करूँ तो मुझे ये फिजिकली शेयर उठा के CDC नामी कंपनी के किसी ब्रोकर को जाके देने होंगे। CDC नामी कंपनी मेरे से ये शेयर फिजिकल में अपने पास रख लेगी और मुझे ऑनलाइन शेयर सिस्टम के अंदर जनरेट कर देगी। बट टेक्निकली मेरे शेयर्स की मालिक बन जाएगी CDC और कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में मेरा नाम नहीं आएगा, CDC का नाम आएगा कि ये शेयर CDC के पास पड़े हैं। क्योंकि CDC के अंदर जो सिस्टम है उस सिस्टम में आज पता नहीं किसके पास हो, मैंने शेयर जैसे ही जमा कराए अगले मिनट आके बेच दिए, तो हो सकता है एक दिन में 100 दफ़ा ट्रांजैक्शन उनकी। तो कंपनी बार बार रजिस्टर नहीं बदलती, कंपनी जो अपना मेंबर्स का रजिस्टर है ना वहाँ CDC लिख देती है। तो अगर एक कंपनी के शेयर्स या अगर CDC के पास बहुत सारी कंपनियों के 20-20% से ऊपर शेयर्स पड़े हुए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि CDC ने वो शेयर्स खरीदे हैं, इसका मतलब है CDC के पास वो शेयर्स अमानतन पड़े हैं, तो CDC की वजह से वो कंपनी आपस में एसोसिएट नहीं हो जाएंगे। सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। एक्सेप्शंस को देखते हैं। एक्सेप्शन, फॉलोइंग डायरेक्टरशिप और शेयर होल्डिंग शैल नॉट बी कंसिडर्ड, जब आप स्टेटस देख रहे होंगे एसोसिएटेड का। डायरेक्टरशिप जो नॉमिनेशन बाय कंसर्न मिनिस्टर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की वजह से होती है। डायरेक्टरशिप जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाली होती है। शेयर्स जो कि NIT ने या ICP ने लिए होते हैं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने जो गवर्नमेंट के अंदर आए होते हैं। और इसी तरह से शेयर जो कि इन द नेम ऑफ CDC रजिस्टर हुए हुए होते हैं वो। तो इनमें से कोई भी एसोसिएट का रिलेशन डेवलप नहीं करवा पाएगा। इन 4 एक्सेप्शन के अलावा जब भी ये वाली शर्त एप्लीकेबल होगी तो वो कंपनियां या अदारे आपस में एसोसिएट हो जाएंगे। तो नॉर्मली ये जो डेफिनेशन है इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले 4 कंडीशंस हैं
फिर चौथी कंडीशन में 4 रिलेशंस हैं और फिर 4 एक्सेप्शंस हैं। तो ये 4 के 3 सेट बनते हैं। 4 कंडीशंस याद कर लेनी है, चौथी कंडीशन के अंदर की चारों बातें आपको पता होनी चाहिए, और फिर इस चौथी कंडीशन की 4 एक्सेप्शन। ये 4 एक्सेप्शन इस कंडीशन की हैं, मोर स्पेसिफिकली इन 2 पॉइंट्स की हैं। वो कहते हैं ना, फॉलोइंग डायरेक्टरशिप या शेयर होल्डिंग काउंट नहीं होगी। अब देन इन्वेस्टमेंट की एक डेफिनेशन है, जब आप देखें तो इन्वेस्टमेंट के अंदर उन्होंने हर चीज़ शामिल कर दी। लोन दें, एडवांस दें, इक्विटी दें, गारंटी दें, किसी भी किस्म का एक इदारे की तरफ से दूसरे इदारे को किसी भी मद में पैसे जाएं तो वो इन्वेस्टमेंट है। कॉमनली हम इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, इक्विटी और डेट। इक्विटीज आप किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करें, डेट इज़ आप किसी कंपनी को लोन दें, उधार दें, और वो कंपनी जो है वो फिर आपको आपका उधार वापस कर रही हो। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो फिर एसोसिएटेड कंपनी हमने समझा ही क्यों। हम अभी तक इतनी बहस इसलिए कर रहे थे कि हमें समझ आ जाए कि आपस में कनेक्टेड रिलेटेड इदारे कौन से होते हैं। अब जब हमें समझ आ गया कि आपस में कनेक्टेड रिलेटेड इदारे कौन से होते हैं, अब हम इसको समझा सकते हैं। आप ये देखें कि हमारी कंपनी है, कंपनी में एक डायरेक्टर है और डायरेक्टर की अपनी एक कंपनी है जिसका वो ओनर है। तो कंपनी का पैसा, और डायरेक्टर कहता है कि जी कंपनी के पैसे उठा के इस वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं जहाँ वो खुद ओनर है। तो इसमें ख़तरा ये है कि अगर कंपनी का पैसा उठ के इन्वेस्ट हो गया किसी डायरेक्टर के रिलेटेड कंसर्न में, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में मोटरवे बनाने का ठेका मिल जाए वज़ीर आज़म के फॉर एग्जांपल कज़न को, पाकिस्तान में जो है वो सेहत कार्ड का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए वज़ीर आज़म के गहरे दोस्त को, पाकिस्तान में जो है वो कोई ख़ास किस्म की नेशनल शिपिंग वगैरह से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मिल जाए वज़ीर आज़म के जो है वो समझें भाई को। तो इस तरह की जब बात होगी तो हम पाकिस्तानियों का दिल दुखेगा। हम कहेंगे हमारा मुल्क है, ये हमारा पैसा है, हमारा पैसा जिधर जा रहा है वो कम से कम ऐसे लोग होने चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो। वरना क्या होगा, ये बड़े वज़ीर आज़म, वज़ीर, मुशीर ये अपनी सीट का फ़ायदा उठाएंगे और फिर कंपनी के ये पैसे यानी कि पाकिस्तान के पैसे उठा के सारे अपने रिलेटेड रिश्तेदारों में बांट देंगे। तो अब रूल ये है कि ये इतने आराम से अलाउड नहीं है। अब हो सकता है कि हमारे डायरेक्टर ने इसीलिए अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करवाया हो कि उसे पता हो कि मेरी कंपनी इस वक्त बड़ी ग्रोइंग कंपनी है, ये कंपनी जब मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी तो बहुत फ़ायदा होगा। शायद उसने ये ना सोचा हो कि मुझे बहुत फ़ायदा होगा, उसने सोचा हो शायद इस वाली कंपनी को बड़ा फ़ायदा हो। तो डायरेक्टर की नीयत साथ भी तो हो सकती है, ज़रूरी थोड़ी यार डायरेक्टर चालबाज हो। आपको होता है कुछ ईमानदार लोग भी आ जाते हैं, तो सारे लोगों की नीयत एक जैसी नहीं होती। तो अब रूल ये है कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जब भी होनी है मेंबर्स के अप्रूवल से होनी है। मेंबर्स इकट्ठे होंगे और मेंबर्स एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे तो ही इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट होगी, वरना नहीं होगी। ये इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करनी होगी तो भी मेंबर से स्पेशल रेजोल्यूशन लेंगे। इस इन्वेस्टमेंट की नेचर, नोयत चेंज करनी होगी, कैटेगरी चेंज करनी होगी, शेयर्स की काइंड चेंज करनी होगी, कुछ भी और करना होगा, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी होगी। तो पहला रूल ये है कि जब भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट होगी तो हमेशा स्पेशल रेजोल्यूशन के तहत होगी, उसमें चेंज वगैरह सारा कुछ स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू होगा। कंपनी अपने एक रजिस्टर्ड ऑफिस में एक रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट रखेगा जिसमें वो बातें लिखेगा जो बता दी जाएंगी। तो जब वो कभी बताएंगे तब हम देख लेंगे। फिर अचानक से उन्होंने कहा है कि एसईसीपी ने ये सेक्शन कुछ कंपनियों को एग्जेम्प्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल प्राइवेट कंपनी, कुछ कंपनी है जिनकी एक लंबी चौड़ी सी लिस्ट है जिनको लॉ ने मना कर दी है और उन्होंने कहा है कि जी आपने इस सेक्शन को फॉलो नहीं करना। तो वो कौन सी कंपनी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये जुमला हमारे सिलेबस में है कि एसईसीपी ने कुछ कंपनियों को एग्जेम्प्ट कर दिया है। इसी तरह से एसईसीपी सेक्शन को समझाने के लिए रेगुलेशन लेके आ चुका है। वो रेगुलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये जुमला हमारे सिलेबस में है कि एसईसीपी सेक्शन को समझाने के लिए रेगुलेशन ला चुका है। तो इस सफ़े ने इन 3 लाइनों के बाद कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा हम कुछ कंपनियों को एग्जाम कर देंगे जिसको हम चाहें, हम रेगुलेशन लेके आएंगे जो हम चाहें, आपको रजिस्टर बनाना है उसमें वो लिखो जो हम चाहें। तो कुछ भी नहीं बताया, बस ये कह दिया कि ये 3 बातें हैं जिसके ऊपर हमने रूल्स लाए हुए हैं और आप जब हम रूल आपको बताएंगे आप उस रूल को फॉलो करेंगे। अब ये तो हो गई सादा इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन हो, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप उधार दे रहे हैं किसी को,
तो कुछ इजाफी बातें आपको जहन में रखनी होगी। नंबर 1, एक रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। जब एक एसोसिएटेड कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है तो एक राइटिंग में एग्रीमेंट होना चाहिए बाकायदा, और उसमें सारे पॉइंट्स दिए हुए हों कि क्या नेचर है लोन की, क्या पर्पज़ है, क्या टाइम पीरियड है, क्या रिटर्न मिलेगा, कितना कमीशन फ़ी है, रीपेमेंट स्केड्यूल क्या है, सिक्योरिटी क्या होगी, पेनल्टी क्या होगी अगर डिफ़ॉल्ट वगैरह हो जाए। तो रूल ये है कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट एसोसिएट में करनी है तो अदर देन स्पेशल रेजोल्यूशन, अगर वो लोन की फॉर्म में है तो इजाफी का मतलब क्या होता है, वो तो फॉलो करना है। पीछे वाली बातें, पीछे वाली 3 बातें थी, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो स्पेशल रेजोल्यूशन, इंक्रीज करेंगे तो स्पेशल रेजोल्यूशन, चेंज करेंगे नेचर में तो स्पेशल रेजोल्यूशन। अब हम कह रहे हैं कि अगर लोन है तो पहले तो एक रिटर्न एग्रीमेंट हो जो क्लियरली सारी बातें बताए। नंबर 2, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी बोरविंग कॉस्ट से नीचे नहीं होना चाहिए। अब हमारी कंपनी को लोन मिलता है 10% इंटरेस्ट रेट पे, यानी हम जब लोन लेंगे किसी बैंक से तो हम वापस करेंगे 10% इजाफी के साथ। हमारे एसोसिएट ने कहा मेरे ऊपर ज़रा मुश्किल वक्त चल रहा है, मुझे लोन देंगे, हमने लोन दे दिया और कहा तुम 7% दे देना, तो टेक्निकली हमें लोन मिला 10% पे और एसोसिएट को दे दिया 7% पे, तो उसमें तो बैठे बैठे घाटा है। तो लॉ ये कहता है कि आपने जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, अल्फाज ज़रा साफ़ सुथरे हैं, अगर मैं सादा ज़बान में बात करूँ तो इंटरेस्ट इनकम की बात कर रहे हैं। लोन के ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब ही ये है कि आपको उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है, तो जो आपको इंटरेस्ट आ रहा है वो, और बोरविंग कॉस्ट इज़ मुझे लोन लेने पे जो इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ती है, तो मेरा जो इंटरेस्ट इनकम वाली परसेंटेज है वो मेरे इंटरेस्ट एक्सपेंस वाली परसेंटेज के बराबर हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती। तो मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरे बोरविंग कॉस्ट से ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। और अगर कंपनी की बोरविंग ही ना हो तो फिर उन्होंने एक और रेट भी बताया हुआ है, उन्होंने कहा जी जो SCCP रेट बता देगा वो फॉलो होगा। तो कोई भी कंपनी अगर किसी को लोन दे तो वो लोन जो है उस पर एक मिनिमम रिटर्न तय होना चाहिए, और वो रिटर्न कम से कम उतना होना चाहिए जितनी आपकी बोरविंग कॉस्ट है या जो SCCP ने रेट बताया हुआ है। ये दूसरी शर्त है। रिटर्न एग्रीमेंट हो गया। नंबर 2, आपने घाटे का सौदा नहीं करना। नंबर 3, ड्यू डिलिजेंस करवा लेनी है। डायरेक्टर्स ने मेंबर को तस्दीक करना है, सर्टिफाई करना है कि हाँ भाई हमने इस कंपनी की ड्यू डिलिजेंस करा ली है जिसको हम लोन देने जा रहे हैं। ड्यू डिलिजेंस एक लंबी चौड़ी एक्टिविटी है जो ज़्यादातर रिकॉर्डेड फॉर्म आके कंपनी के स्टैट्स देखती है, इस कंपनी की पोजीशन देखती है, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन देखती है, और सारा कुछ देखने के बाद इस नतीजे पर पहुँचती है कि क्या ये कंपनी इस काबिल है कि अपनी लायबिलिटीज़ अदा कर सके। ये सारी असाइनमेंट करने के बाद वो किसी इन्वेस्टर को बताते हैं कि हमने कंपनी को देखा है, कंपनी बड़ी अच्छी है, आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो चांसेस हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी रहे। ऑल्दो एक लिमिटेड रिव्यू होता है, आप एहतियात करते हैं, आप अल्फाज ऑडिटर के ज़रा डिफरेंट होते हैं, लेकिन इस वक्त हम उस असाइनमेंट की गहराई में नहीं उतर रहे। ड्यू डिलिजेंस का मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जो एक कंपनी की करवाई जाए जिससे पता लगे कि उसकी पेइंग कैपेसिटी क्या है, जिससे पता लगे उसकी वर्थ क्या है। तो कोई भी अगर किसी को लोन दे रहा है तो उससे पहले देखता है कि जिस बंदे को लोन दे रहा हूँ उसकी अपनी क्या कैपेसिटी है। तो डायरेक्टर्स मेंबर सर्टिफाई करें कि भाई हमने लोगों ने ड्यू डिलिजेंस करवा ली और ये कंपनी इस काबिल है कि इसको लोन दिया जा सकता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। डन। जाहिर है ये जो इन्वेस्टमेंट है इसका एक हमने कहा कि एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे जो कि उसमें हम स्पेसिफिक पर्टिकुलर्स डालेंगे जो मौजूद होने चाहिए। तो ये पहला एरिया दैट इज़ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। यहाँ कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं जी। जी, अब अगली चीज़, अगर CDC के पास शेयर्स हैं और CDC का नाम लिखा हुआ है रजिस्टर पे, तो फिर मेंबर्स को डिविडेंड और इस तरह से कैसे मिलेगा? हमारे सिलेबस से काफ़ी दूर निकल जाता है, लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता दूं, बुक क्लोजर याद है? बुक क्लोजर, समटाइम आप बुक्स को क्लोज कर देते हैं खास पर्पज़ के लिए। वो पर्पज़ क्या होता है कि हम देखें डिविडेंड किसको मिलना है। भाई जब सारा कुछ आपके रजिस्टर में लिखा हुआ है तो क्या ज़रूरत है, ये तो 1 मिनट का काम है। असल में सब कुछ रजिस्टर पे नहीं लिखा हुआ, रजिस्टर पे जगह जगह CDC भी लिखा हुआ है। फिर क्या होता है, हम CDC को ख़त लिखते हैं, CDC से कहते हैं हम मेंबर्स को ख़त भेजना चाह रहे हैं, CDC से कहते हैं हम राइट शेयर्स देना चाह रहे हैं, CDC को हम कहते हैं हम डिविडेंड देना चाह रहे हैं। CDC हमें एक लिस्ट एंटाइटलमेंट्स की भेज देता है। वो कहता है आपकी बुक क्लोजर वाले दिन, जिस दिन शुरू हुआ था उस दिन सुबह 9 बजे ये वो लोग हैं जो मेरे पास रिकॉर्ड में आ रहे हैं, तो हम उन लोगों को नोटिस भेज देते हैं। अच्छा, अगर डिविडेंड भेजना है तो आपको याद होगा CDC पेइंग एजेंट भी बन सकता है,
तो हम सीडीसी से कहेंगे भाई हम नहीं तुमसे पूछ रहे कौन है इन शेयर्स का मालिक, हमारे पास ये 25,000 शेयर्स के आगे सीडीसी लिखा हुआ है अलग अलग जगह पर रजिस्टर में, इन 25,000 शेयर्स का डिविडेंड हम तुम्हें भेज रहे हैं, तुम हमारे पेइंग एजेंट बन जाओ, हमारे बिहाफ पे इन लोगों के अकाउंट में इतना पैसा डाल दो। तो फिर सीडीसी हमारे रजिस्टर पे लिखा हुआ है, लेकिन कॉर्पोरेट एक्शंस के लिए आप सीडीसी से रब्ता करते हैं बुक क्लोजर की डेट पे, और सीडीसी फिर आपको लिस्टें प्रोवाइड करता है जो उस वक्त अप टू डेट रिकॉर्ड होता है, फिर आप उनको नोटिस, उनको राइट शेयर्स, उनको बोनस शेयर्स वगैरह देते हैं। जी सीडीसी में मेजर शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं। दिस कैन हैपन कि कंपनी का 80% का शेयर होल्डर वो भी सीडीसी में, तो सीडीसी में काफ़ी कुछ हो सकता है। लेकिन अगेन मैंने इसलिए सवाल के शुरू में कह दिया था कि थोड़ी रिमोट बात है, समझाने के लिए बता दूं, लेकिन अब हम इस सवाल से अगली गहराई में उतरेंगे, और अगली गहराई में उतरेंगे तो हम टॉपिक से दूर चले जाएंगे। बड़ा मज़ेदार एरिया है, ये फाइनल में एक ज़माने में इसका कानून होता था, अब वहाँ से भी उन्होंने हटा दिया है। तो पता नहीं स्टॉक एक्सचेंज से क्या दुश्मनी है इन्हें, स्टॉक एक्सचेंज किसी भी लेवल पे सही से एक्सप्लेन नहीं किया, वरना हमारी फील्ड के लोगों को स्टॉक एक्सचेंज और सीडीसी सही से एक्सप्लेन किया जाना चाहिए था। आईकेप को खत लिख देता हूँ कि कंपनी लॉ के अंदर ना स्टॉक एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट डाल दें, है हाँ सही सर, बस ठीक है, हमें पेपर देने दें, जब हम पेपर दे दें तो हाँ नए वाले बच्चों को ज़रूर उनके सिलेबस में डालिएगा, असूलन इस में होना चाहिए। खैर जी सिलेबस की राय उन्होंने कहा क्या ले रहे होते हैं, जब नई स्कीम आ रही होती है और सिलेबस मेजर रिवैम्प होते हैं तो उस वक्त राय लेते हैं। उसके अलावा ड्यूरिंग सेशन टीचर अपने तौर पे अगर उसको सिलेबस में कोई एम्बिग्विटी नज़र आती है, कुछ और गड़बड़ नज़र आती है, तो आईकेप को मेल करते हैं। अगर वो मेल सही हाथों में पहुंच जाए और उन्हें लगे कि हाँ ठीक है इस टाइम पे हम मूड में हैं ये मशवरा सुनने के, तो वो उन मशवरों को थोड़ा बहुत सुनते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो अपने तरीके से ही चल रहे होता है। हाँ नई स्कीम आने पर ज़रा पावर ज़्यादा मिल जाती है, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि इसमें ज़रा ज़्यादा मसले आएंगे, तो उस टाइम पर वो कॉलेजेस को बड़ा ओपन ऑप्शन देते हैं और 1-2 महीने का टाइम देते हैं कि आप इस पर फीडबैक दें, अगर आपकी कोई इंप्रूवमेंट है तो आप हमें बताएं। तो कॉलेजेस उस टाइम पे आईकेप को इम्प्रूवमेंट नहीं बताते, फेसबुक पे जाके शोर मचा देते हैं, जैसे बच्चे शोर मचाते हैं, फेसबुक पे जाके शोर मचाते हैं हम पढ़ रहे हैं, हमारा पेपर पास नहीं हो रहा, और घर में बैठ के पढ़ नहीं रहे होते। तो कॉलेजेस फेसबुक पे जाके कहते हैं ये सिलेबस में आईकेप के ये गलत है, ये गलत है, आईकेप क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। आईकेप कहता है भाई मुझे ईमेल कर दो, अगर बात सही होगी मैं सुन लूँगा। तो लिटरली एक दफ़ा ऐसा हुआ कि ऑडिट के एक सिलेबस में आईकेप से एक बंदे ने मेल की, उसने कहा भाई हमें किसी के कमेंट्स नहीं मिले, क्या बिल्कुल सिलेबस सही है, कुछ भी कोई मसला नहीं है। और वाकई सिलेबस में एक आध जगह हल्की सी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत थी, बाकी जगह ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फेसबुक भरा पड़ा था उन शोर शराबों से कि जी आईकेप जुल्म कर दिया, अजीब सा सिलेबस आ गया। तो प्रॉब्लम ये है कि हमने भी ना वो पॉलिटिक्स से ये सीख लिया है कि काम करें या ना करें, शोर मचाना ज़रा ज़्यादा होता है। बच्चे भी तो इस तरफ चले गए। अब हम कोई भी पॉलिसी लेके आएँ, कोई भी काम करें, मज़ा नहीं आता, शोर मचा के करें मज़ा आता है, रील चले, वीडियो हो, सनसनी फैले, कुछ इस तरह से करके। तो आप लोग असल में आदी हो गए हैं, आपको ख़बर वही नज़र आती है जो ज़रा बहुत चमकदार सितारों के साथ हो, जिसमें बहुत ज़ोर ज़ोर से बात हो रही हो। तो हमारा ऑडियंस बेचारा जो है ना ऐसा हो गया जिसके लिए कॉलेज बेचारे डिसेंसी छोड़ के जो है ना वो मार्केटिंग पे लग गए। फेसबुक पोस्ट आईकेप करता है, आईकेप का अपना फेसबुक पेज है और उस पर बड़ी ही डिसेंट पोस्टें करता है, और उसके नीचे बच्चे बहुत ही वाहियात कमेंट्स करते हैं और वह बड़े गमों गुस्सा निकालते हैं वहाँ पे। और फिर आईकेप को फिर गुस्सा भी आता है उन बातों पे। आईकेप अच्छी पॉलिसी भी लेके आए ना, बच्चे उधर भी ऐसी बातें करते हैं, वो कहते हैं ठीक है अब ये बच्चे डिजर्व ही नहीं करते, लेकिन काश दामन वक्त में इतनी ज़्यादा गुंजाइश होती। इसीलिए मैंने कहा था सीडीसी का किस्सा खुलेगा तो उसमें से अंदर चीज़ें निकलती चली जाएंगी। इन्वेस्टमेंट्स सेकेंड थिंग, अदर रूल्स फॉर इन्वेस्टमेंट। अदर रूल्स ये हैं कि कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट्स है ना वो कंपनी के खुद के नाम पे होनी चाहिए, किसी और XYZ के नाम पे नहीं होनी चाहिए। यानी हमारी कंपनी ने जितने भी शेयर्स खरीदे हुए वो हमेशा हमारी कंपनी के नाम पे होने चाहिए। हमारी कंपनी ने जितने भी लोन दिए हुए हैं वो कंपनी के नाम पे, यानी कंपनी जब भी इन्वेस्ट करे वो कंपनी के अपने ज़ाती नाम पे हो, कंपनी के किसी ऑफिसर के नाम पे ना हो या किसी भी और बंदे के नाम पे ना हो। एक एक्सेप्शन तो आपको पहले से पता है, सीडीसी। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की, कंपनी के नाम पे थी, कंपनी जब सीडीसी में लेके गई उस इन्वेस्टमेंट को तो किसके नाम पे चली गई, सीडीसी। ये अलाउड है। दो और सिचुएशन अलाउड है। हमारी कंपनी ने दूसरी कंपनी पे एक डायरेक्टर बैठाना है। हमारी कंपनी ने एक कंपनी के फर्ज करें 30% शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो हमने वहाँ अपना एक डायरेक्टर भेजना है। जब वो डायरेक्टर वहाँ जाता है तो पता ही लगता है कि कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि उनके हर डायरेक्टर के पास कम से कम 500 शेयर्स होने चाहिए। उस कंपनी की एक रिक्वायरमेंट है, इसको हम क्वालिफिकेशन शेयर कहते हैं। ये कई दफ़ा आर्टिकल्स में लिख दिया जाता है और कई दफ़ा इलेक्शन से तय हो जाता है। क्वालिफिकेशन शेयर्स की उस कंपनी की रिक्वायरमेंट है जी, कम से कम 500 शेयर होने चाहिए हर डायरेक्टर के पास। और हमने अपने जिस नुमाइंदों को भेजा वो तो गरीब आदमी था, उसके पास तो शेयर नहीं थे, शेयर तो कंपनी के पास थे।
तो अब रूल ये है कि कंपनी अपने शेयर्स में से उतने शेयर उस बंदे के नाम पे रखवा दे जितने शेयर्स उसको डायरेक्टर बनने के लिए वहाँ ज़रूरी हैं। तो हमारी कंपनी अपने 30% शेयर्स में से कोई से 500 शेयर्स उसके नाम पे रखवा देगी, शेयर हमारे हैं और नाम पे उसके रखे हुए हैं, तो एक्सेप्शन बन जाएगी। अगर इन्वेस्टर कंपनी के पास पावर है कि वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सके इन्वेस्टिंग कंपनी पे, तो इन्वेस्टर कंपनी इज अलाउड कि वो सच शेयर्स उस नॉमिनी के नाम पे रख सकता है जो क्वालिफिकेशन शेयर हैं जो किसी भी डायरेक्टर को इन्वेस्टिंग कंपनी के लिए चाहिए। तो कंपनी की इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम पे होनी चाहिए, लेकिन अपने बंदे को डायरेक्टर बिठाने के लिए वहाँ पे उसके नाम पे अगर शेयर्स रखने पड़ जाएं जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट है तो लॉ ने इसको अलाउ किया हुआ है। फिर इसी तरह से होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को बचाने की कोशिश करती है। सब्सिडरी कंपनी जो है उसके मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर तो हर कंपनी के होते हैं। एक सब्सिडरी है जिसकी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कम हो गए हैं। भाई कंपनी थी उसकी 20 मेंबर्स थे, हमारी कंपनी होल्डिंग है, हमारे पास 80% शेयर्स थे और 20% शेयर्स थे 20 और लोगों के पास। वो 20 लोगों ने सारे शेयर उठा के एक इंसान को दे दिए, तब कंपनी के 2 शेयर होल्डर हो गए, हम 80% के साथ और दूसरा 20% के साथ। कंपनी है पब्लिक कंपनी, और पब्लिक में कम से कम कितने होने चाहिए? 3। और अगर मिनिमम से नीचे चलते रहे 180 डेज तक तो हम पर्सनली लायबल हो जाएंगे अपनी सब्सिडरी के लिए। तो हमारा कसूर भी कोई नहीं, हमारी वजह से तो नहीं मिनिमम नंबर से नीचे बात गई है। तो लॉ ने हमें अलाउ किया है कि अगर हम अपनी सब्सिडरी कंपनी को इस अताप से बचाना चाहते हैं तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट में से कुछ 1-2 शेयर उठा के कुछ नॉमिनीज के नाम पे दे दें ताकि नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज कर जाए। तो रूल ये है कि होल्डिंग कंपनी में होल्ड एनी शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी नेम ऑफ इट्स नॉमिनी इफ नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी हैज रिड्यूस बिलो रिक्वायर्ड। अगर उसके मेंबर्स मिनिमम से नीचे चले जाते हैं तो उसको बचाने के लिए हमें ये अलाउड है कि हम अपने कुछ नॉमिनीज के नाम पे शेयर रखते हैं। ये सबसे ज़्यादा सेक्शन इस्तेमाल होता है होली ओन्ड सब्सिडरी में। होली ओन्ड सब्सिडरी क्या होता है? एक कंपनी ने दूसरे के 100% शेयर्स खरीद लिए। अब जब 100% शेयर्स खरीद लेंगे तो उस कंपनी का तो मेंबर ही एक रह जाएगा, वो तो एसएमसी बन जाएगी। तो उसको मिनिमम के स्टेटस तक लाने के लिए आप अपने कुछ नॉमिनीज को 1-1, 2-2 शेयर दे देते हैं, तो भी आप होली ओन्ड होल्डिंग कहलाते हैं, वो होली ओन्ड सब्सिडरी कहलाती है। आप होली कंट्रोल कर रहे होते हैं उसे। आपकी इन्वेस्टमेंट में से कुछ दूसरे बंदे के नाम पे हो गई क्योंकि आप अपनी सब्सिडरी कंपनी को बचाना चाह रहे थे। डन। यहाँ पे एक रजिस्टर का जिक्र है। हम ये कहते हैं कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपके नाम पे नहीं है तो अजीब सी बात है, मशकूक सी बात है। भाई इन्वेस्टमेंट कंपनी की और नाम पे किसी और इंसान की आ रही है। अगर ये ओपनली अलाउ हो जाएगा तो फिर पता नहीं कंपनियों की कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट है उनके डायरेक्टर्स के नाम पे होंगी, और कल को डायरेक्टर निकल जाएंगे और कोई नोटिस भी नहीं करेगा। तो कंपनी की इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम पे होने के बजाय डायरेक्टर के नाम पे क्यों हो गई, आपको रीज़न देनी पड़ेगी। आप एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे, ऐसी तमाम इन्वेस्टमेंट्स का जिक्र करेंगे जो कंपनी के नाम के अलावा किसी और के नाम पे है। ये रजिस्टर आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रखेंगे। ये रजिस्टर अगर कोई मेंबर देखना चाहे तो फ्री उसे देख सकता है, जनरली इजाज़त नहीं होती, लेकिन ये सेक्शन ने इजाज़त दे दी। उसने कहा रजिस्टर फ्री है, कोई भी मेंबर आके इस रजिस्टर को देखना चाहे दिन में 2 घंटे के लिए कम से कम ये रजिस्टर अवेलेबल होगा, वो आके देख सकता है। अगर वो इसमें से कॉपी ले जाना चाहे या इस पूरे रजिस्टर की अटेस्टेड कॉपी लेना चाहता है तो उसको अप्लाई करना होगा कंपनी को। उसकी एप्लीकेशन के 7 दिन के अंदर उससे थोड़े से पैसे लेके कंपनी उसको उस रजिस्टर की कॉपी दे रही होगी। तो आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है अपने पास जो हर वक्त हर दिन आपने 2 घंटे के लिए कम से कम ओपन रखना है, फ्री। जो आके देखना चाहे फ्री है, पढ़ना चाहे फ्री है, लेकिन जो उसकी कॉपी ले जाना चाहे उस पैसे देने पड़ेंगे, अप्लाई करना पड़ेगा, और एप्लीकेशन के 7 दिन में आप उसको तस्दीक शुदा कॉपी देने के पाबंद है। तो ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी में इस तरह से है। अगर एक मेंबर इंस्पेक्ट करना चाहता है रजिस्टर और उसको नहीं करने दिया जाता है तो वो शिकायत कर सकता है रजिस्ट्रार को, और रजिस्ट्रार फिर ज़बरदस्ती इंस्पेक्शन का ऑर्डर जारी कर सकता है। तो इस चैप्टर में जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिस्कशन है वो उसमें ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी 2 टॉपिक ज़रा थोड़े ज़्यादा सीधे से हैं। तो हमें इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और अदर जो रूल्स हैं वो समझ आए। इनसे रिलेटेड कोई एक सवाल? कोई सवाल नहीं है। असल में वक्त को भी तो साथ साथ देखना है ना। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। अगर किसी डायरेक्टर का किसी मामले में कोई ताल्लुक है, अगर एक डायरेक्टर का किसी मामले में कोई ताल्लुक है, भाई हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो डायरेक्टर के भाई के साथ है, हमें कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो डायरेक्टर की कंपनी के साथ है, हम एक डायरेक्टर को किसी खास पोजीशन पे बिठाने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हमारी कंपनी के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में हमारे किसी भी डायरेक्टर का कोई ताल्लुक आ जाता है किसी भी वजह से, इसका मतलब है कि वो उसमें इंटरेस्टेड है।
इंटरेस्ट का मतलब उसका ताल्लुक है। तो ऐसे में उस डायरेक्टर को चाहिए कि वो कंपनी को क्लियरली बताए कि फ़लाना कॉन्ट्रैक्ट में मेरा एक ताल्लुक है। कंपनी एक बंदे से कुर्सियाँ खरीदने लगी और डायरेक्टर के कज़न की वो कंपनी है, और ऐसा कज़न जिसके साथ डायरेक्टर के बड़े पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं। तो ऐसे में हम ये कहेंगे कि डायरेक्टर को चाहिए कि वो कंपनी को बताए कि ये आप कुर्सियाँ जिससे ख़रीद रहे हैं वो मेरा करीबी कज़न है, वो बंदा। डायरेक्टर का अगर इंटरेस्ट है, हम कुर्सियाँ खरीदने लगे हैं एक ऐसी पार्टनरशिप से जिस पार्टनरशिप में 10% का मालिक हमारा डायरेक्टर भी है, तो डायरेक्टर को चाहिए कि कंपनी को बताए। तो रूल नंबर 1 है, उसको कंपनी को खुल्लम खुला बताना चाहिए कि मेरा एक इंटरेस्ट है, ताकि कंपनी वाले देख लें, अच्छी तरह से सोच लें कि हाँ भाई उससे डील कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि डायरेक्टर के इस इंटरेस्ट का हमें कोई नुकसान हो जाए। नंबर 2, जब उसकी वोटिंग हो रही होगी, उस डिसीजन को लिया जा रहा होगा, जब डायरेक्टर्स की महफिल में डिस्कशन होगी कि हाँ भाई ये कॉन्ट्रैक्ट करें या ना करें, वो वाला डायरेक्टर वोट नहीं कर सकेगा। वो डायरेक्टर बैठा होगा लेकिन ना कोरम में काउंट होगा और ना वो वोटिंग कर सकता है। और अगर लिस्टेड कंपनी हुई तो वो तो डायरेक्टर वॉकआउट कर जाएगा, डायरेक्टर फिजिकली भी मीटिंग में उस वक्त मौजूद नहीं होगा ताकि वो आंखों से भी इशारे ना कर सके बाकियों को। तो रूल ये है कि अगर डायरेक्टर का इंटरेस्ट है तो नंबर 1 वो डिस्क्लोज करे, और नंबर 2 क्या करे, वोट ना करे। अगर वो इंटरेस्ट रखता है और डिस्क्लोज ना करे या वोट डाल बैठे, तो हम कहेंगे उसने फिड्यूशरी बिहेवियर की खिलाफ वर्जी की। चैप्टर 3 में जाएंगे तो वहाँ आता है कि डायरेक्टर अगर फिड्यूशरी खिलाफ वर्जी करे तो उस वक्त हम देखेंगे कि डायरेक्टर से एक्सपेक्टेड है कि वो डिस्क्लोजर करे अगर उसका इंटरेस्ट है, और फिर वो वोट ना डाले। अब डिस्क्लोजर के ऊपर एक बहस है, डिस्क्लोजर कब करना है, किस तरह से करना है। अगर तो जिस वक्त मीटिंग होने जा रही है उससे पहले आप उस कॉन्ट्रैक्ट में पहले से इंटरेस्टेड है डायरेक्टर्स की मीटिंग में, तो मीटिंग में जाते साथ ही जैसे ही ये मुद्दा डिस्कस हो आप कहें भाई इस मुद्दे में मैं इंटरेस्टेड हूँ। यानी अगर उस कॉन्ट्रैक्ट की अप्रूवल से पहले आप इंटरेस्टेड हैं तो जिस मीटिंग में अप्रूवल हो रही है उस मीटिंग में बता दें। फ़र्ज़ करें कॉन्ट्रैक्ट पहले से तय हुआ था, आपके भाई ने आज वो कंपनी खरीद ली, तो उस वक्त आपका इंटरेस्ट नहीं था, आज बन गया, वेरी नेक्स्ट आने वाली मीटिंग में बता दें डायरेक्टर्स की। तीसरा ये भी हो सकता है कि डायरेक्टर्स ने अप्रूव ही नहीं किया, डायरेक्टर के पास आया ही नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट गया एम्प्लॉइज़ लेवल पे, एम्प्लॉइज़ ने अप्रूव कर दिया। अब इसको पता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव है जिसमें मेरे भाई को काम मिला है, तो ये आने वाली डायरेक्टर मीटिंग में फ़ौरन से बताए कि मेरे भाई को एक काम मिला है, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ। तो जो डिस्क्लोजर है ये अगर तो कॉन्ट्रैक्ट होना है तो उसमें डिस्कस होगा, नहीं तो जो वेरी नेक्स्ट डायरेक्टर मीटिंग होती है आप उसके अंदर बता रहे होते हैं। फिर बजाय इसके कि एक डायरेक्टर बार बार नोटिस दे, हमारा एक डायरेक्टर है जिसके 40% शेयर्स हैं कंपनी में और हम उस कंपनी से बार बार ट्रांजैक्शन करते हैं, तो जब जब ट्रांजैक्शन करेंगे ये गरीब तो नोटिस दे दे के रुल जाएगा। तो लॉ ने इजाज़त दी है कि आप एक जनरल नोटिस दे सकते हैं जो साल तक वैलिड रहे, वो साल तक वैलिड रहेगा। वो नोटिस जो है वो आप एक दफ़ा डायरेक्टर्स को दे देंगे, जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने वाला होगा तो लास्ट मंथ में आप उसको रिवाइज़ कर देंगे, वो अगले पूरे साल के लिए वैलिड हो जाएगा। तो रूल ये है कि आप डिस्क्लोज कर सकते हैं अपना इंटरेस्ट मीटिंग में, और अगर एक ऐसा मामला है जिसमें बार बार डिस्क्लोजर देना हो, परमानेंट लेवल का इंटरेस्ट हो, ज़्यादा लॉन्ग टर्म हो, तो फिर आप 1 साल का नोटिस दे सकते हैं। फिर आपको हर मीटिंग में दोबारा नोटिस नहीं देना, वो एक नोटिस काफ़ी सफिशेंट रहेगा। जल्दी से इस वाली बात को कर लेते हैं। टाइमिंग ऑफ डिस्क्लोजर, अगर ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट रिक्वायर्ड डायरेक्टर अप्रूवल बिफोर स्टार्टअप, तो फिर जो मीटिंग जिसमें डिस्कशन स्टार्ट होगी आप उसमें बताएंगे, या आपके इंटरेस्टेड होने के बाद जो वेरी फर्स्ट मीटिंग होगी आप उसमें बताएंगे। अगर डायरेक्टर का अप्रूवल रिक्वायर नहीं कर रही तो जो फर्स्ट मीटिंग होगी, डायरेक्टर का अप्रूवल नहीं एम्प्लॉई का अप्रूवल है, तो जो वेरी फर्स्ट मीटिंग होगी आप उसके अंदर बता देंगे उसको। जनरल नोटिस हमने का बजाय इसके कि ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन आप नोटिस दें, आप एक जनरल नोटिस दे देंगे। ये जनरल नोटिस जो है वो आपने डायरेक्टर की मीटिंग में देना है, या पूरी कोशिश करनी है कि डायरेक्टर्स तक पहुँचे। ये फाइनेंशियल ईयर के एंड पे एक्सपायर हो जाएगा और जिसमें आप एक फ्रेश नोटिस इसको रिन्यू कर सकते हैं लास्ट मंथ ऑफ एक्सपायरी में। तो ये एक पूरे साल के लिए नोटिस आ सकता है, एक फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट से लेके अगले फाइनेंशियल ईयर के, मतलब अब उसी फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ये रहेगा और आखिरी मंथ में आप उसको रिन्यू कर सकते हैं। ये हो गया डिस्क्लोज करने वाली बात। दूसरा उन्होंने कहा आपने वोटिंग नहीं करनी, मैटर में आप इंटरेस्टेड हैं ना, आप डिस्कशन में हिस्सा लेंगे, ना वोट करेंगे, ना कोरम में काउंट होंगे। और लिस्टेड कंपनी में तो आप उस मीटिंग में भी प्रेजेंट नहीं होंगे जहां पे आपका पर्सनल इंटरेस्ट डिस्कस हो रहा है। 2 एक्सेप्शंस हैं, 2 जगह ऐसा है कि अगर आपका इंटरेस्ट हो भी तो भी आप वोटिंग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। एक है बहुत ही प्राइवेट कंपनी, इसको हम कहते हैं अखीर प्राइवेट कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी होती है, एक शदीद कंपनी होती है, एक अखीर प्राइवेट कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी जो खुद प्राइवेट है, शदीद प्राइवेट कंपनी जिसकी होल्डिंग भी प्राइवेट है।
और अखीर प्राइवेट कंपनी जिसकी होल्डिंग भी प्राइवेट है, सब्सिडरी, दूर दूर तक पब्लिक का कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो अगर एक बहुत ही अखीर प्राइवेट कंपनी है, नीदर सब्सिडरी नॉर होल्डिंग ऑफ पब्लिक कंपनी, ना होल्डिंग में कोई पब्लिक है ना सब्सिडरी में कोई पब्लिक है, तो ये वाली कंपनी, तो इसका मतलब है इसका दूर दूर तक कोई वाली वारिस नहीं है, ये तो चंद 4-5 लोगों ने बनाई होगी, उन्हीं की कंपनी है, जो मर्जी करें। तो हो सकता है कि 2 भाइयों ने और उनके भतीजे ने मिलकर कंपनी बनाई हो, अब ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट करे जाएं, एक दूसरे के साथ डील करें, कंपनी के ही लोगों से, फैमिली के ही लोगों से डील करते रहें, कोई मसला नहीं। तो इन लोगों को वोट करने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें दूर दूर तक पब्लिक कंपनी छू के भी नहीं गुजरी। दूसरा एक स्पेशल केस है, अगर डायरेक्टर श्योरिटी बन जाता है कंपनी का। थोड़ा सा इसको समझना है। डायरेक्टर ने कंपनी की गारंटी दी किसी बैंक को, बैंक से लोन ले रहे थे कंपनी वाले, डायरेक्टर ने गारंटी दे दी ये नहीं देंगे पैसे तो मैं दूंगा। फर्स्ट करें कंपनी ना दे पाए तो कौन देगा? डायरेक्टर। तो डायरेक्टर उनको पैसे देने के बाद किससे रिकवर करेगा? कंपनी से, कि भाई तुम लोगों की वजह से मुझे देना पड़ गया। तो कंपनी इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है कि तुम हमारी गारंटी दे दो, अगर तुम फंस गए किसी जगह हमारी वजह से, हम तुम्हें कंपनसेट करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है जो कंपनी ने किया डायरेक्टर के साथ। क्यों किया? डायरेक्टर श्योरिटी बना था, और श्योरिटी बनने की वजह से डायरेक्टर को नुकसान हुआ था। तो अगर एक डायरेक्टर कंपनी का श्योरिटी हो और कंपनी की वजह से उसे नुकसान होने का खदशा हो, उस नुकसान को कवर करने का एक एग्रीमेंट हो रहा हो, तो अब डायरेक्टर के साथ एक ऐसा एग्रीमेंट है जो उसी के साथ हो रहा है, वो इंटरेस्टेड भी है लेकिन वो वोट कर सकता है, क्योंकि इस टाइम पे बात उसके मफाद की हो रही है, उसको बचाने की हो रही है। तो अगर एक डायरेक्टर ने श्योरिटी के तौर पर एक्ट किया एंड रेजोल्यूशन रिलेटेड इंडेमनिफिकेशन या इंश्योरेंस कवरेज ऑफ दैट डायरेक्टर, और ये रेजोल्यूशन उसी डायरेक्टर को बचाने के लिए है, अगेंस्ट एनी लॉस इनकर्ड बाय हिम फॉर बिकमिंग, किसी भी लॉस के अगेंस्ट जो उसको कंपनी का श्योरिटी बनने की वजह से हो रहा है। तो कंपनी अगर एक डायरेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि हम आपको इंश्योरेंस देंगे, हम आपको इंडेमनिफाई करेंगे अगर आपका हमारी वजह से नुकसान हुआ, तो डायरेक्टर अगर श्योरिटी बना और डायरेक्टर को नुकसान हुआ और नुकसान को कंपनसेट करने का एग्रीमेंट हुआ, ये वाला एग्रीमेंट इज अलाउड के डायरेक्टर्स में वोट कर सकता है। बट ये एग्रीमेंट किसी ऐसी चीज़ पे होना चाहिए जो लाइबिलिटी जेन्युइनली कंपनी की लाइबिलिटी हो और डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया हो या मेंबर्स ने अप्रूव किया हो। ऐसा ना हो कि वो किसी भी चीज़ पे आके कंपनसेशन का एग्रीमेंट कर ले। कंपनसेशन का एग्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ वो होगा जो डायरेक्टर्स या मेंबर्स ने प्रॉपर तरीके से ओके किया होगा कि हाँ भाई ये सिचुएशन में ये भाई साहब ने हमारी गारंटी दी थी, हम इनको कंपनसेशन देंगे। तो इसमें हर तरह की कंपनसेशन नहीं आएगी। तो ये तीसरा टॉपिक था इस चैप्टर का, विच वॉज डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। अगर एक डायरेक्टर का कहीं कोई मफाद है, कोई ताल्लुक है, कोई वाबस्तगी है, कोई कनेक्शन है, उसका किसी मामले में कोई इंटरेस्ट है, तो उसे चाहिए एक तो वो डिस्क्लोज करे और दूसरा वो वोटिंग ना करे उस चीज़ के ऊपर। डिस्क्लोज करने में 3 पॉइंट्स पड़े, 3 तरह के टाइम है, और फिर हमने देखा एक जनरल नोटिस हो सकता है। वोट ना करने पे हमने पढ़ा कि वो वोट नहीं करेगा, कोरम भी नहीं होगा, लिस्टेड में मीटिंग से वॉकआउट कर जाएगा। एक्सेप्शन में हमने पढ़ा कि 2 केसेस में वो वोट करने की उसको इजाज़त है। आते हैं इससे आगे एक छोटे सा इंटरेस्ट ऑफ अदर ऑफिसर। ये अदर ऑफिसर के साथ भी पढ़ा जा सकता है, यहाँ भी पढ़ा जा सकता है। कोई भी और ऑफिसर जिसका कंपनी में कोई इंटरेस्ट है, कंपनी किसी मामले में, अदर देन डायरेक्टर, किसी भी ऑफिसर का कोई इंटरेस्ट है तो उसे चाहिए वो डायरेक्टर्स को बताए, डायरेक्टर से इजाज़त ले ले कि हाँ भाई मेरा इंटरेस्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट से पहले पहले इजाज़त ले ले। डायरेक्टर्स के केस में था डिस्क्लोज कर दो मीटिंग में, फिर डायरेक्टर सोच लेंगे क्या करना है। अदर ऑफिसर के केस में है कि आपने उनको बता देना है। ऑफिसर जो किसी भी वे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड है किसी भी अरेंजमेंट में, उसे चाहिए कि डिस्क्लोज करे नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ हिज इंटरेस्ट एंड ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ, ना सिर्फ बताए बल्कि उनसे इजाज़त भी ले ले, ताकि जो है ये साफ साबित हो जाए कि उस बंदे ने अपना इंटरेस्ट जो है वो उसको सामने नहीं रखा। डन। रिलेटेड पार्टी, ऊपर हेडिंग थोड़ी सी गलत हुई है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अब एक तीसरा सिनेरियो आता है, अब हम एक एसोसिएट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, अब हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ डायरेक्टर का कोई ताल्लुक, हम कह रहे हैं कंपनी का कोई ताल्लुक। कुछ लोग होते हैं जिनको कंपनी की रिलेटेड पार्टीज़ कहते हैं, इसमें कंपनियां भी होती हैं, इदारे भी होते हैं, एसोसिएट्स भी होती हैं और उसके अलावा इंसान भी होते हैं। यानी हमने क्या करना है, हमने समझना है कि कंपनी में कौन ऐसे बड़े हैं जो कंपनी के अंदर इन्फ्लुएंस रखते हैं। फिर उन बड़ों के साथ कंपनी की अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही हो तो उसके क्या रूल्स होने चाहिए, हम इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन, रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन। कौन कौन लोग हैं जो रिलेटेड काउंट होते हैं? ये डेफिनेशन बड़ी है लेकिन इसके सेट बना लें तो ये आसान हो जाता है। कौन कौन रिलेटेड है? डायरेक्टर या उसका कोई भी रिश्तेदार। यहाँ रिश्तेदार को उन्होंने डिफाइन कर दिया कि रिश्तेदार से मुराद है स्पाउस, सिबलिंग, लीनियल असेंडेंट एंड डिसेंडेंट। स्पाउस मियाँ या बीवी को कहते हैं, सिबलिंग बहन भाइयों को कहते हैं,
और लीनियल असेंडेंट, आपसे ऊपर के अबव अजदाद। लीनियल का मतलब है जो आपके वालदैन, उनके वालदैन, उनके वालदैन, लाइन बाय लाइन। और इसी तरह से लीनियल डिसेंडेंट, आपकी औलाद, उनकी औलाद, उनकी औलाद। तो एक डायरेक्टर खुद, उसके वालदैन या उनके वालदैन, उसकी औलाद या उसकी औलाद, या उसकी बीवी या उसका शौहर या उसकी बहन या उसका भाई। तो डायरेक्टर खुद भी रिलेटेड है और डायरेक्टर के ये चंद रिश्तेदार भी रिलेटेड है। ये रिलेटेड, पहले हम समझ रहे हैं कौन सी ऐसी पार्टीज़ हैं जो कंपनी से बड़ी सगी हैं, बड़ी क्लोज हैं, वो रिलेटेड पार्टीज़ है। फिर देखेंगे उनका रूल क्या है। नंबर 2, कोई की मैनेजरियल पर्सनल, कोई भी ऐसा बंदा जो कंपनी में मेन मैनेजर पोजीशन पे बैठा है, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के मैनेजर होते हैं, मैनेजर HR, मैनेजर फाइनेंस, मैनेजर फलाना, यानी कि वो डायरेक्टर नहीं है लेकिन मैनेजमेंट की किसी हायर पोजीशन पे बैठा है। तो जितनी भी अहम मैनेजमेंट की पोजीशन है, मैनेजर्स और उनके जितने भी रिश्तेदार हैं। तो सबसे पहले तो हम इंसानों की बात कर रहे हैं, डायरेक्टर और उसके रिश्तेदार, मैनेजर उसके रिश्तेदार। फिर 3 इदारों की बात करेंगे जिसमें ये 2 लोगों का कोई ताल्लुक है। ऐसी फर्म जिसमें हमारा डायरेक्टर मैनेजर या उसका रिलेटिव पार्टनर हो, वो भी हमारी रिलेटेड है। ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें डायरेक्टर या मैनेजर मेंबर हो या डायरेक्टर हो। फिर ऐसी पब्लिक कंपनी जिसमें हमारा डायरेक्टर मैनेजर जो है या मैनेजर डायरेक्टर हो या कम से कम शेयर्स रखता हो अपने रिलेटिव्स के साथ मिला के। प्राइवेट कंपनी में हमने कहा था हमारा डायरेक्टर या मैनेजर या तो वहाँ पे डायरेक्टर हो या मेंबर हो अपनी ज़ाती कैपेसिटी में। नीचे हम कह रहे हैं कि या तो डायरेक्टर हो या मेंबर अपने रिलेटिव्स के साथ मिला के भी हो तो भी। तो ये 3 इदारे हो गए, पार्टनरशिप फर्म, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, जिसमें ये ऊपर वालों का कोई ताल्लुक है। फिर 2 ऐसे आ जाते हैं जो एक दूसरे की बात सुनते हैं। कोई भी ऐसी कंपनी या लोग जहाँ के बड़े डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव आपकी कंपनी की बातें सुनते हो, आपके मुताबिक चलते हो, और कोई भी ऐसी कंपनी या ऐसे लोग जिनके कहने पे हम चलते हो। तो वो जो हमारे इशारे पे काम करते हो और वो जिनके इशारे पे हम काम करते हैं, वो दोनों हमारे रिलेटेड हैं। जिन पे हमारा इन्फ्लुएंस है वो भी रिलेटेड है और जिनका हम पे इन्फ्लुएंस है वो भी रिलेटेड है। तो हम कहते हैं कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसका चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजर कस्टम्ड आदि है कि वो एक्ट करता है इन अकॉर्डेंस विद एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन ऑफ डायरेक्टर मैनेजर। हमारे इन डायरेक्टर या मैनेजर के कहने पे जो लोग चलते हैं वो भी हमारे रिलेटेड है। कोई भी पर्सन जिसकी एडवाइस, डायरेक्टर्स या इंस्ट्रक्शन पे हमारी कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर जो है वो काम करते हैं, तो हमारे डायरेक्टर या मैनेजर के कहने पे जो लोग चल रहे हैं और जिनके कहने पे ये लोग चल रहे हैं, इसका मतलब है इनका जिन जिन पे इन्फ्लुएंस है, जिन जिन इदारों पे, और जिन जिन इदारों का इन पे इन्फ्लुएंस है, वो सब के सब रिलेटेड है। ये जो हम कहते हैं ना उनकी एडवाइस पे चलते हैं, इसमें एडवाइस में प्रोफेशनल एडवाइस शामिल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक ऑडिट फर्म से प्रोफेशनल एडवाइस ली कि मैं ये इन्वेस्टमेंट करूँ या ना करूँ, उन्होंने आपको एडवाइस दी। अब उन्होंने हुक्म नहीं दिया, आप उनके इशारों पे नहीं चल रहे, आपने प्रोफेशनली उनसे ये एडवाइस परचेज की है। तो प्रोफेशनल एडवाइस अगर कोई आपको दे रहा है तो वो इस रूल में नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई जनरली आपको एडवाइस दे रहा है और आप उसकी बात मान रहे हैं तो इस रूल में आएगा। ये तीसरा सेट खत्म हुआ। फिर चौथा सेट, कोई भी कंपनी जो हमारी होल्डिंग है या सब्सिडरी है या एसोसिएट है या हमारी होल्डिंग की कोई और सब्सिडरी है, तो हमारी होल्डिंग, हमारी सब्सिडरी, हमारी एसोसिएट, हमारी होल्डिंग की बाकी सब्सिडरीज, ये सब की सब भी रिलेटेड पार्टीज कहलाएंगे। और जब थक गए तो उन्होंने कह दिया सच अदर पर्सन हैज़ मे बी स्पेसिफाइड, इसके अलावा भी कभी हमारा दिल किया तो हम बता देंगे। तो अगर आप गौर से देखें तो इस दफ़ा कंपनी का ताल्लुक कम है और कंपनी के लोगों का ताल्लुक ज़्यादा है। होल्डिंग, सब्सिडरी, और इसमें सिर्फ इस पॉइंट में हमें कंपनी का ताल्लुक नज़र आ रहा है, बाकी हर जगह कंपनी के बड़ों के ताल्लुक नज़र आ रहे हैं। तो रिलेटेड पार्टी और एसोसिएटेड कंपनी या अंडरटेकिंग में फ़र्क है। एसोसिएटेड कंपनी या अंडरटेकिंग उन 4 में से किसी एक लिंक की वजह से बनती हैं और वो कंपनी या अंडरटेकिंग होती है। यहाँ कुछ इंसान भी काउंट हो रहे हैं। अब हमने क्यों समझा है रिलेटेड पार्टी को, ये जानना क्यों ज़रूरी है कि कौन हमारे रिलेटेड पार्टीज़ हैं? इसलिए कि जब रिलेटेड पार्टीज़ होंगी कोई जो हम पे इन्फ्लुएंस रखते होंगे या हमारे मैनेजर या डायरेक्टर पे इन्फ्लुएंस रखते होंगे, तो उनकी कोशिश क्या होगी? उनकी कोशिश ये होगी कि आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन ना हो, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन ना हो। आर्म्स लेंथ क्या चीज़ होती है? इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई की कंडीशन के मुताबिक काम हो रहा है, किसी को फेवर नहीं मिल रही, किसी पे कोई दबाव नहीं है, यानी प्रॉपर मार्केट में जो नॉर्मल रेगुलर बायर और रेगुलर सेलर के दरमियान जो ट्रांजैक्शन उसे कहते हैं आर्म्स लेंथ। तो जहाँ फेवर ली जाए वो आर्म्स लेंथ नहीं है, जहाँ एक्स्ट्रा आपने कोई फैसिलिटीज़ ले ली वो आर्म्स लेंथ नहीं है,
जहां आपने उतना बड़ा डिस्काउंट ले लिया जितना एक कस्टमर को कभी भी नहीं मिल सकता था, जितना मर्जी बड़ा वो ऑर्डर दे दे। इसका मतलब वो आर्म्स लेंथ नहीं है। तो एक बात तो तय है कि कंपनी के अंदर जो बंदा बड़ी पोजीशन पे होगा, भाई डॉलन्स कंपनी हो, उसमें एक डायरेक्टर हो, डायरेक्टर का भाई डॉलन्स का रेफ्रिजरेटर लेना चाहता हो, तो क्या ये मानेंगे कि उसको पूरे पैसे देने होंगे? वो यही कहेगा ना कि यार मेरे भाई का डायरेक्टर होने का मुझे क्या फ़ायदा। डायरेक्टर को पता होगा कि अंदर खाते कौन कौन से डिस्काउंट मिल सकते हैं। फिर डायरेक्टर कहेगा मेरा भाई है, इसको 5% इजाफी डिस्काउंट भी दो। तो अगर कंपनी के बड़े खुद ट्रांजैक्शन करेंगे कंपनी के साथ या उनके रिश्तेदार कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करेंगे, तो ये गुमान रखना कि वो ट्रांजैक्शन जो है वो आर्म्स लेंथ पे होगी, ये तो बेवकूफ़ी है। तो एक बात पे तो हम तय बैठे हैं, हम सोच के बैठे हैं कि ये आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन नहीं। अगर ये आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं है। ये सेक्शन एप्लीकेबल ही तब है जब ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ नहीं है। जब आर्म्स लेंथ है तो फिर ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा। इस सेक्शन की प्रेमाइज है, इस सेक्शन की अजम्पशन है कि वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन आर्म्स लेंथ, वी आर टॉकिंग अबाउट फेवर। अब प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्टर जो है वो इस तरह से अपना असर रसूख दिखा के और 5% इजाफी डिस्काउंट ले ले। फिर एक मैनेजर बीच में है, उसका हाथ ज़रा ज़्यादा पड़ता है, उसको चीज़ें ज़्यादा समझ आती हैं, वो 7% डिस्काउंट ले ले। फिर आपस में किसी दिन डायरेक्टर का भाई मैनेजर के भाई को मिले और डायरेक्टर का भाई मैनेजर के भाई से कहे कि मेरा तो अपना भाई डायरेक्टर है, मुझे बड़े डिस्काउंट में मिल गया डॉलर्स का रेफ्रिजरेटर। वो कहेगा कितने में? पता लगा जो मैनेजर का भाई है जो लोअर पोजीशन पे था उसको ज़्यादा डिस्काउंट मिल गया, तो ये तो आपस में लड़ पड़ेंगे। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जब भी होंगी तो फेवर तो इन सब ने लेनी है। अब इन फेवर को रेगुलेट करने का एक तरीका होना चाहिए। इसकी मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि अगर एक मुल्क में कोई वज़ीर आज़म है या कोई वज़ीर है या कोई मुशीर है, अगर वो किसी दौरे पे जाता है और कोई गिफ्ट मिलता है उस दौरे पे बाहर से मुल्क के वज़ीर आज़म को, अब वो वज़ीर आज़म की कुर्सी को गिफ्ट मिला है, ये इम्पॉसिबल है ये सोचना कि वो बंदा जो है वो उस गिफ्ट को लेने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये कोशिश करना छोड़ दें कि अगर कोई गिफ्ट मिला वज़ीर आज़म हाउस को तो उसको वज़ीर आज़म नहीं ले सकता, वज़ीर आज़म लेने की पूरी कोशिश करेगा उसे, क्योंकि वो कहेगा ये मेरा ऑनर है, मैं गया था, मुझे गिफ्ट मिला है, हालांकि गिफ्ट कुर्सी को मिला है, लेकिन वो उसे लेने की कोशिश करेगा। तो अब कोशिश ये नहीं करेंगे कि उसको गिफ्ट ना मिले, कुछ रूल्स बना देंगे कि अच्छा ठीक है भाई ये अगर आप ये गिफ्ट लेना चाहते हैं तो आप इतने पैसे दे दें, ये गिफ्ट आपको मिल जाएगा। जैसे ये तोशा खाना वाला केस मुसलसल जो आता है जिसमें दोनों पार्टीज एक दूसरे पे जो मर्जी इल्ज़ाम लगा रही हैं, पीछे जो समझने वाली बात है वो ये है कि दैट वाज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, कि मुल्क का वज़ीर आज़म या मुल्क का कोई वज़ीर या मुशीर या कुछ ऐसे लोग ही मुल्क के साथ एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो ये ट्रांजैक्शन रूल्स के मुताबिक होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा, कंपनी को एक पॉलिसी तय करनी पड़ेगी, एक अरेंजमेंट, कंपनी के डायरेक्टर्स को एक दफ़ा बैठ के एक जनरल पॉलिसी डिवाइस करनी पड़ेगी, या मेंबर्स अपनी मीटिंग में भी इसको डिवाइस कर सकते हैं, जो जनरल पॉलिसी बताएगी कि जब भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होंगी वो किस तरह से होंगी। यानी अगर कंपनी की रिलेटेड पार्टीज़ कंपनी से या कंपनी रिलेटेड पार्टी से कोई चीज़ बाय या सेल करे, कोई चीज़ लीज पे ले, एक दूसरे को कोई चीज़ किराए पे दें, एक दूसरे को कोई सर्विसेज दें, एक दूसरे से कोई एसेट्स की खरीदो फरोख्त करें, एक दूसरे से कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन करें, जब भी ये दोनों एक दूसरे से किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन करें तो एक लिस्ट उन्होंने दे दी, सेल परचेज, सेल अदरवाइज डिस्पोज ऑफ, लीजिंग, रेंडिंग ऑफ सर्विस, अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट फॉर परचेज ऑफ सेल वगैरह, और या इनको किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में अगर अपॉइंट करें। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है कि डायरेक्टर्स या मैनेजर अपनी पोजीशन, अपनी कुर्सी के अलावा कोई और काम भी उनको मिल जाए और उस काम के उनको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हो। तो अगर हम अपने डायरेक्टर को कोई इजाफी चार्ज देंगे तो उसके क्या पैसे होने चाहिए वो भी इस पॉलिसी में लिखा होना चाहिए। तो रूल ये है कि आप एक पॉलिसी बना लेंगे और वो तमाम रिलेटेड पार्टीज़ के लिए होगी। अब डायरेक्टर का भाई कंपनी से ख़रीदे या मैनेजर का भाई कंपनी से ख़रीदे या वो फर्म ख़रीदे जिसमें डायरेक्टर पार्टनर है, सबके लिए एक यकसा पॉलिसी होगी, सब उस पॉलिसी को फॉलो करेंगे तो मिलेगी सबको फेवर, लेकिन कोई आपस में एक दूसरे से लड़े झगड़ेगा नहीं। तो वो रूल रेगुलेशन के मुताबिक होगी। और अगर किसी ट्रांजैक्शन में मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स अप्रूव वो हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो फिर वो ट्रांजैक्शन डायरेक्टर्स अप्रूव नहीं करेंगे, वो मेंबर्स के सामने रखी जाएगी, क्योंकि अब डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किताब ने डिफाइन करने की कोशिश की, कोई भी थिंग आप अगर रिसीव करें बाय वे ऑफ रेमुनरेशन ओवर एंड अबव अपनी रेमुनरेशन एज डायरेक्टर, यानी कि डायरेक्टर बनके जो आपको सैलरी और बाकी सारी चीज़ें आपको मिलनी थी और जो पर्क्स थे उसको हम नहीं बात कर रहे। डायरेक्टर की कुर्सी के अलावा अगर किसी कुर्सी पे जाने का, किसी पोजीशन पे जाने का आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला तो उसको हम कहेंगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये पॉलिसी वाली बात समझ आई?
देयर मस्ट बी अ रिटन पॉलिसी, और ये ट्रांजैक्शन उस पॉलिसी के मुताबिक होनी चाहिए। देन ये सेक्शन आर्म्स लेंथ बेसिस वाली ट्रांजैक्शन को अप्लाई नहीं करेगा। हर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जो डायरेक्टर रिपोर्ट में लिखा गया है जस्टिफिकेशन होगी कि क्या मामला है। जब भी इस तरह के वो मामला तो होंगे जिसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होगी तो डायरेक्टर रिपोर्ट में हम इनका तस्करा करेंगे और बताएंगे कि इसके पीछे जस्टिफिकेशन क्या थी, क्यों हमने एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की और क्यों आर्म्स लेंथ नहीं थी। SECP भी आपको एक रिकॉर्ड बता सकता है, जब वो बता देगा तो याद रखिएगा आपने उसे फॉलो करना है, तो जब वो बता देंगे आपने उस रिकॉर्ड को भी फॉलो करना है। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आप एंटर करते हैं और बगैर इस तरह की अप्रूवल लिए, बगैर पॉलिसी को फॉलो किए या बगैर मेंबर्स की अप्रूवल लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट गलत है, वॉइडेबल है। अगर कंपनी चाहे तो कंपनी आपको कह सकती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट रिवर्स करना होगा। हाँ, वो बाद में रेटिफाई कर सकते हैं। एक चीज़ बगैर पॉलिसी के अप्रूव हो गई, बाद में उन्हें पता लगा, उन्होंने कहा भाई इसको ऐसे ऐसे कर दो, हम अप्रूव कर देते हैं, तो अगर वो बाद में उसे रेटिफाई कर दें तो ठीक है, लेकिन अगर वो रेटिफाई नहीं करते तो फिर ये ट्रांजैक्शन वॉइडेबल हो जाएगी, और अगर उस ट्रांजैक्शन में कोई नुकसान हुआ है तो डायरेक्टर कंपनी को कंपनसेट करेगा। अगर एक डायरेक्टर ने बगैर अप्रूवल की एक ट्रांजैक्शन करवा ली तो वो, अगर कंपनी नहीं मानेगी तो वो वॉइडेबल होगी, ट्रांजैक्शन रिवर्स होगी, और ट्रांजैक्शन में किसी भी किस्म का नुकसान होगा तो वो डायरेक्टर को भरना पड़ेगा। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पे लॉ को आके बड़ा एकदम से बड़ा शदीद गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि अगर आप बगैर अप्रूवल के कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर लेंगे तो लिस्टेड कंपनी में उस शख्स को पनिश किया जाएगा, कम से कम वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक की कैद और एक फ़ाइन जो कि कम से कम 5 मिलियन का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम 5 मिलियन। तो 5 मिलियन या उससे ऊपर का फ़ाइन पड़ जाएगा, जेल या दोनों का कम्बिनेशन हो सकता है अगर उसने कंपनी के अंदर। और आप एवं तोशा खाना केस को एवं हल्का समझते रहे। पॉइंट ये नहीं था, पॉइंट ये था कि एक रूल डिफाइंड है, उस रूल के मुताबिक होना चाहिए। तो उसमें केस में अच्छी बात ये थी कि इमरान खान ने खुद उस रूल को बेहतर करवाया था। पहले वो बड़े कम पैसे दे के मिल जाता था, तो उसने रूल अपडेट करवा दिया था कि ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। बस प्रॉब्लम ये है कि खुद उतने ज़्यादा पैसे नहीं दिए, जिस पे नून लीग वालों को एतराज़ था कि ये क्या बात हुई, तुमने पहले रेट बढ़ा दिया, हमारी रेंज से बाहर हो गया काम, और तुमने भी वो पैसे नहीं दिए। तो क्या ये सारी सेंस समझ आ रही है इसकी? अब कन्फ्यूजन कहाँ आती है? हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े, ज़रा इन टॉपिक्स को देखते हैं। एक हमने पढ़ा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। एक जगह हमने पढ़ा डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, और एक जगह हमने पढ़ा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो यहाँ ट्रांजैक्शन हो रही है, यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट है जिस कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्टर का कोई मफाद है, यहाँ एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट हो रही है। पेपर में हो सकता है एक सिचुएशन आए कि कंपनी ने दूसरी कंपनी के साथ इस तरह का मामला किया, बताओ क्या रूल्स फॉलो होंगे। अब आप सोच रहे हो कि मैं एसोसिएट के रूल्स लिखूं, यहाँ डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट के रूल लिखूं या रिलेटेड पार्टी के रूल लिखूं। तो सबसे पहले तो ये देख लेना है कि जिनके दरमियान ट्रांजैक्शन हो रही है क्या वो आपस में एसोसिएट हैं। फ़र्ज़ करें अगर वो आपस में एसोसिएट हैं तो या तो आप इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के खाने में आ जाएंगे या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के खाने में आ जाएंगे। अब डायरेक्टर का इतना ताल्लुक नहीं है, अब ये कंपनी आपस में एसोसिएट हो गई है। फिर देखेंगे वो ट्रांजैक्शन क्या है, क्या हमारी कंपनी उनके शेयर्स खरीद रही है या हम उनको लोन दे रहे हैं। अगर ये दो मामले हैं तो आप ऊपर जाएंगे, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। अगर हमारी कंपनी उन्हें लोन दे रही है या हम उनके शेयर्स खरीद रहे हैं अपने एसोसिएट के, सिर्फ एसोसिएट के, अपने किसी और जान पहचानने वाले बंदे के नहीं, तो सबसे छोटा स्कोप है सेक्शन का, सिर्फ एसोसिएट्स को डील करता है और सिर्फ इन्वेस्टमेंट को डील करता है। इनको कोई चीज़ किराए पे दे दी उसको डील नहीं करता, इनसे कोई एसेट ले लिया उसको डील नहीं करता, इनके साथ कोई और डीलिंग कर ली उसको डील नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को डील करता है। तो अगर हमारी कंपनी ने एसोसिएट को लोन दिया हो या उनके शेयर्स खरीदे हो तो फिर ये सेक्शन अप्लाई होगा। अगर सवाल ये कहे कि आपकी कंपनी का एक डायरेक्टर और डायरेक्टर का फलाना रिश्तेदार है और उसके साथ कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है या होने जा रहा है, बताओ ये डायरेक्टर क्या करे, बताओ ये डायरेक्टर क्या करे? ये डायरेक्टर डिस्क्लोज करे। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का सेक्शन डायरेक्टर पे अप्लाई नहीं करता, कंपनी पे अप्लाई करता है। अगर वो कहें बताओ कंपनी की क्या जिम्मेदारी है, आप कहें कंपनी की जिम्मेदारी है कि इंश्योर करे कि उस पॉलिसी के मुताबिक हो जो अप्रूव पॉलिसी है। तो अगर एक डायरेक्टर बीच में कहीं नजर आता है उसका कोई ताल्लुक और जिम्मेदारी पूछी जाए डायरेक्टर की, तो आपने उसका इंटरेस्ट डिस्क्लोज करवा देना है। अगर वो कहें कंपनी की क्या जिम्मेदारी है, तो देखना ये है कि क्या वो ये सेक्शन है
या वो सेक्शन है? वो सेक्शन है तो स्पेशल रेजोल्यूशन और वो वाली सारी जिम्मेदारियां बता देनी है। और अगर ये सेक्शन है, इस सेक्शन का स्कोप काफ़ी बड़ा है, इसमें एसोसिएट और वो तो आ ही जाते हैं, तो प्लस इसमें किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन आ जाती है और उसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट आती है। तो अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट और सिर्फ एसोसिएट में हो तो आप हमेशा जाएंगे ऊपर वाले सेक्शन की तरफ। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होगी और रिलेटेड पार्टी होगी, इंसान इन्वॉल्व होंगे या कोई भी उन निशानियों में से कोई भी एक निशानी होगी, पूछें कंपनी की क्या जिम्मेदारी है, आप रिलेटेड पार्टी का सेक्शन बता देंगे। डायरेक्टर की क्या जिम्मेदारी है, अब हर रिलेटेड पार्टी का डायरेक्टर से ताल्लुक नहीं, तो अगर पेपर में वो एक को रिलेटेड पार्टी बताएं और डायरेक्टर से कोई ताल्लुक नहीं है तो डिस्क्लोजर सोचना भी नहीं है। डिस्क्लोजर तब सोचना है जब नंबर 1 डायरेक्टर कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो, नंबर 2 पूछा ये गया हो कि डायरेक्टर क्या करेगा, याद रहेगा। तो पेपर में आईकेप हर दफ़ा तकरीबन पेपर में एक आध सिनेरियो ऐसा बनाता है जिसमें पहुंच के बंदों को सिनेरियो समझ आ जाता है, लेकिन वो समझ नहीं आ रहा होता उनको कि वो ये 2-3 में से किस जगह से आंसर करें। तो क्या हमने इसको सेग्रीगेट करके अच्छी तरह से समझ लिया है? जी जी, कोई भी ऐसी चीज़, इन्होंने कहा हमने डायरेक्टर के चैप्टर में पढ़ा था कि मेंबर्स डायरेक्टर्स को बचा नहीं सकते, और अभी थोड़ी देर पहले हमने एक और जगह भी तो पढ़ा है, डायरेक्टर की इंडेमनिफिकेशन। इसका मतलब है कंपनी लॉ ने जहाँ खुद इजाज़त देती ना, वो कहते हैं खबरदार तुम गरीब लोग कोई रूल नहीं पास कर सकते, मैं जो मर्जी कर दूँ, तो ये उन्होंने एक्सेप्शन दे दी। तो जब लॉ ने कह दिया कि ये चीज़ अलाउड है, अगर रेटिफाई हो जाए तो ये अलाउड है, तो जहाँ जहाँ लॉ अलाउ कर देगा हम नज़रें झुका लेंगे अदब से, और जहाँ लॉ ओपन होगा वहाँ हमारे ऊपर वो रेगुलर पाबंदियाँ होंगे। ये ऐसी है जैसे उन्होंने कहा था खबरदार मेंबर्स तुम लोग कुछ नहीं देखोगे अकाउंट्स वगैरह में से, बुक्स वगैरह में से, और खुद ही कह दिया कि ये वाला रजिस्टर देख सकते हो। तो जहाँ लॉ हमें इजाज़त देते तो फिर हमने अब किसी और चीज़ को नहीं देखना, और लॉ अगर हमें इजाज़त नहीं दे रहा तो फिर हमने रेगुलर रिस्ट्रिक्शन की अप्लाई करना। क्या सारे लॉ फॉलो करने होते हैं? नहीं, आप एक दो छोड़ना चाहे तो छोड़ दें, पकड़े गए तो सज़ा होगी, लॉ सारे फॉलो करने होते हैं। जी, अब अगेन बात ये है कि हम सारे लॉ फॉलो करने की कोशिश करते हैं, बट प्रैक्टिकली क्या होता है, सारे लॉ उस तरह से फॉलो हो नहीं पाते। उसके पीछे एक रीज़न है अथॉरिटीज़, एक रीज़न है अवाम। अवाम कानून फॉलो करना नहीं चाहती, अथॉरिटीज़ उसको देखना नहीं चाहते। असूलन यानी कि असूल यही है कि हम फिर अपने कवानीन की पासदारी करें। गवर्नमेंट हमें जब कहती है कि आपने बंद कर देना है कैंपस, तो जितना मर्जी हमारा दिल कर रहा हो हमें बंद करना पड़ता है कैंपस। तो अगेन बहरहाल ये है कि डिस्कशन का वक्त तो ख़त्म हो गया, आपका तो आपकी तो छुट्टी हो गई, लेकिन उन बेचारों का क्या कसूर जो ऊपर एक और क्लास में इंतज़ार कर रहे हैं, तो जाके उनका भी दिमाग खाना 2 घंटे के लिए। ठीक है।